नमस्कार, मैं दीपक कुमार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी जो 10th की हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसका ये लेक्चर नंबर 3 है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन है वो किया था कि किस तरीके से जो विश्व की अर्थव्यवस्था का जो उदय है वो हुआ था, यानी कि ब्रिटेन के अंदर खाद्य और कृषि उत्पादनों की जो कमी के ऊपर जो व्यवस्था बनाई गई थी, आयात के ऊपर जिस तरीके से टैक्स लगाया जाता था और उसके बाद जिस तरीके से औद्योगिकरण का जो रास्ता है वो तेज़ी से फैलने लगा, उसकी वजह से मुख्य तौर के ऊपर जो कृषि और औद्योगिकरण और अन्य कार्यों के लिए अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और इसके काफ़ी सारे अन्य देशों के अंदर जो कृषि के लिए जो कार्य वो ज़्यादा से ज़्यादा किए जाने लगे और जितने ज़्यादा कार्य किए जाते थे औद्योगिकरण और इनके काम करने के लिए कामगारों की जो व्यवस्था थी वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनाई जाने लगी और उसी के अंतर्गत नई जो टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है वो हुआ देखा हमने। जिस तरीके से भाप के जो जहाज़ थे, टेलीग्राफ थी, रेलवे था, इन सभी का आविष्कार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो इन्वेंशन कार्य थे वो सबसे अधिक मात्रा में देखे जा सकते हैं। और लगभग 1870 के आसपास के दशक में हमने यूरोप के जो नॉनवेज का जिस तरीके से प्रयोग है वो किया जाता था, उसका एग्जाम्पल देखने के बाद इसकी जो क्रियान्वयन जो प्रक्रिया उसके बारे में हमने देखा था। और इसी के अंतर्गत 19वीं सदी के आसपास जो उपनिवेशवाद की जो रणनीति थी वो काफ़ी अधिक मात्रा में फैल गई थी, जिसके अंदर हमने दक्षिण अफ्रीका के जो हिस्से थे उसके अंदर बेल्जियम, ब्रिटेन, फ्रेंच, जर्मन, इटावली और अमेरिका, इन सभी के उपनिवेशवाद की शक्तियों के अंतर्गत जो ऐसा कोई भी बहुत कम जो ऐसे राज्य देखे या देश देखे थे जिसके ऊपर स्वतंत्र अपना अस्तित्व है वो बनाए हुए थे, तो बाकी सारे गुलामी की नज़ीरों में जकड़ वो लिए गए थे। तो इसी के अंतर्गत हमारा आज का जो ये वीडियो है कि किस तरीके से जो रिंडरपिस्ट या एक मवेशी प्लेग की बीमारी थी वो लगभग 19वीं शताब्दी के आरंभ के और शुरुआती दौर में देखी जा सकती है, तो वो किस तरीके से फैली थी। और इसी के अंतर्गत भारत में जो अनुबंधित श्रमिकों का किस तरीके से पलायन ब्रिटेन और अन्य देशों के अंदर किया जाने लगा था, किस तरीके से भारत में जो विदेशी जो इंडस्ट्री है वो लगाई जाने लगी थी और भारतीय विदेशी व्यापार और उपनिवेशवाद जो वैश्विक व्यवस्था थी वो किस तरीके से अपनाई गई, इन सभी चीज़ों का, इन सभी टॉपिक का जो वर्णन है और इनकी डिटेल से जो व्याख्या है वो आज की वीडियो में हम जो करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा था। इस बात का अच्छा उदाहरण है कि उपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय समाजवाद के ताकतवर प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और बीजों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने हजारों लोगों का जीवन में भाग्य बदल कर रख दिया था और उनके दुनिया के साथ उनके संबंधों को नई शक्ल में ढाल दिया था। अब जिस तरीके से 18वीं शताब्दी के बाद के अंदर हमने देखा था कि जो दुनिया के देशों का जिस तरीके से व्यापारिक स्तर है वो आने जाने की जो प्रक्रिया थी वो फैल गई थी, उसी के माध्यम के द्वारा लोगों के साथ जो वायरस थे वो फैलने शुरू हो गए थे। और इसी के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के आसपास जो एक रिंडरपेस्ट नामक जो बीमारी थी वो तेज़ी से पशुओं के अंदर फैल गई थी, जिसके अंदर एक वायरस, एक किसी तरीके से बीमारी थी जिसके अंदर
काफ़ी अधिक मात्रा में जो पशुओं की जो दुर्घटना थी या उनकी मृत्यु थी वो सुनिश्चित है वो हो गई थी। और ये जो बीमारी लगने की वजह से जो औद्योगिक और पशुपालन का जो कार्य है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, उसने इससे हुआ था। उसकी वजह से भारतीय और अन्य पूर्वी और पूरे विश्व के अंदर जो व्यवस्था थी वो तहस नहस हो गई थी। यानी कि जिस तरीके से आज के समय के अंदर जो कोविड-19 जो महामारी है वो पूरे विश्व के अंदर चरम सीमा पर देखी जा सकती है, और इसी के अंतर्गत विश्व का ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इस बीमारी की वजह से जो प्रभावित है वो ना हो। तो इसके संदर्भ में दुनिया के जो संबंध थे इस रिडरपेस्ट बीमारी की वजह से काफ़ी अधिक मात्रा में इसने जो फैलाव या प्रभावित है वो कर दिया था। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में ज़मीन में कभी कोई कमी नहीं रही थी, जबकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीकियों की ज़िंदगी व कामकाज ज़मीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलती रही थी। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास ज़मीन और पालतू पशु होते जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं है, तो शायद आपको यह बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है वो पड़ती है। अब प्राचीन काल में अफ्रीका का एग्जाम्पल है वो दिया गया है कि वहाँ जो आबादी शुरुआती दौर के अंदर सब बहुत ही कम जो आबादी है वो पाई जाती थी, और कार्य करने के लिए अफ्रीकियों के अंदर जो पालतू जानवर के सारे जो कार्य वो चलता था, और पैसे के बदले में कार्य प्रणाली है अफ्रीका के अंदर वो किसी भी तरीके से नहीं अपनाई जाती थी। और वहाँ पर जो उपभोग करने के जो व्यक्ति होते थे वो बहुत कम होते थे, और किसी भी तरीके से उन्हें पैसे के बदले में जो कोई काम है या कार्य है वो खरीदा है वो जा सकता था। यानी कि जो व्यवस्था अपनाई गई थी शुरुआती दौर के अंदर अफ्रीका के अंदर हम देखते थे वो काफ़ी सारी मात्रा में जनसंख्या के हिसाब से कम थे, और संसाधन और अन्य जो प्राकृतिक स्रोत है वहाँ पर अधिक मात्रा में पाए हो जाते थे। 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भू क्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बकानी खेती करने लगे और खदानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके। लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। 19वीं शताब्दी के अंदर अगर जो जिस तरीके से उपनिवेशवाद की जो व्यवस्था थी, यानी कि शक्तिशाली देशों के द्वारा अफ्रीका के देशों के ऊपर छोटे छोटे इनके राज्यों के ऊपर जो हमला करना या उनके ऊपर अधिकार क्षेत्र बनाना शुरुआत वो कर दिया था। तो जितने भी अफ्रीका के प्राकृतिक संसाधन थे उनका दोहन करना वो चाहते थे। दोहन का मतलब ये होता है कि अफ्रीका के प्राकृतिक साधनों का निकालने के बाद उसका उपयोग करने के बाद उनको उन संसाधनों का निकालने के बाद अफ्रीका से यूरोप और अन्य देशों के अंदर निर्यात है वो किया जाता था, और वहाँ से मैन्युफैक्चर करने के बाद यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का कच्चे संसाधनों का उपभोग करने के बाद उनको किसी कार्य में लगाने के बाद या कोई वस्तु बनाने के बाद उनको वापस अफ्रीका के अंदर भेजा वो जाता था, जिसकी वजह से ही वहाँ संसाधनों का या चीज़ों का दोहन वो किया जाता था। तो जितने भी शुरुआती दौर के अंदर इनके विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडार थे उनको देखकर काफ़ी सारी यूरोप की जो शक्तियाँ थी वो प्रभावित हुई थी, और उनका जो खेती करने के लिए बगानी जो खेती की जाती थी उनका दोहन वहाँ पर किया जाता था। और किस वजह से वहाँ जो ये रिडरपेस्ट की जो समस्या आई थी उसकी वजह से जो समस्या थी उसने सारी की सारी व्यवस्था को बदल कर है वो रख दिया था। मज़दूरों की भर्ती और उन्हें अपने काम पर रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए थे, लेकिन बात नहीं बनी थी। उन पर भारी भरकम पर कर लाद दिए गए थे जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब करदाता बगानों तथा खदानों में काम करता हो। काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकारी कानून भी बदल दिए गए थे। यानी कि शुरुआती दौर के अंदर अफ्रीका के जो कामगार थे वो श्रमिक थे वो कार्य वो नहीं करते थे,
तो उनको काम पे लगाने के लिए, उनका श्रम का दोहन करने के लिए काफ़ी सारी मात्रा में उनका कर के रूप में जो व्यवस्था वो अपनाई गई थी। लेकिन किसी भी तरीके से काम में करने के लिए जो कामगार थे वो काम पे नहीं आए थे, और सारे के सारे काश्तकारों को उनको ज़मीन से हटाने के लिए जो उत्तराधिकार के नियम थे वो बदल दिए गए थे, जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग थे वो कार्य है वो खेती में कर सकें। नए कानून में यह व्यवस्था कर दी गई थी, परिवार में केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी, यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति कोई पैतृक संपत्ति का मतलब है कि जो उनके माता पिता से जो चीज़ है वो हासिल होती है, उन्हीं के माध्यम के द्वारा उनको, इस कानून के द्वारा उनको जो कुछ भी प्रॉपर्टी या संपत्ति है वो मिल सकती थी। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया, उनके खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी है वो लगा दी गई थी। तो इस कानून के जरिए भी जो भी श्रमिक लोग थे, बाकी जो श्रमिक लोग थे, उनको काम में धकेलने का प्रयास है वो किया जाने लगा। ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने का प्रयत्न अफ्रीका के लोगों से किया जाने लगा, और जितने भी खान कर्मी थे उनको बाड़ों में बंद कर दिया जाता था और खुलेआम उनको घूमने पर पाबंदी है लगा दी गई थी। तभी वहाँ रिडरपेस्ट नामक विनाशक पशु रोग है वो फैल गया था। उसी समय काल के दौरान जो ये रिडरपेस्ट नामक जो बीमारी है वो फैल गई थी। अफ्रीका में रिडरपेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक में आखिरी सालों में देखी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों को पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। तो शुरुआती दौर के अंदर ये जो बीमारी देखी गई थी वो 1880 के दशक में देखी गई थी, जिसके अंतर्गत पूर्वी अफ्रीका के एरिट्रिया पर जो हमला करने के लिए जो इटालियन जो सैनिक थे, उन्होंने पेट भरने के लिए जो एशियाई देशों के जो जानवर थे उनको लाए वो जाते थे। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों में आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुँची थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्सों से महाद्वीप से दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तक जा पहुंची। 5 साल बाद यह कैप अफ्रीका का धुरी दक्षिणी हिस्सा तक पहुंच गई थी। रिडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों की मौत की नींद है वो सुला दिया था। तो जिस तरीके से ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा इन जानवरों का या मांस या नॉन वेज के रूप में प्रयोग वो किया जाता था, उसी के माध्यम के द्वारा यह जो बीमारी थी वो एशिया देशों से इन जानवरों में जो फैल गई थी, और अफ्रीका के पूर्वी हिस्सों के दाखिल होने के बाद ये जो बीमारी थी वो काफ़ी सारे हिस्सों के अंदर अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका के पूरे हिस्सों में फैल गई थी। लगभग 1892 में आते आते ये अटलांटिक सागर तक जो ये बीमारी थी वो पहुंच गई थी, और पूरे के पूरे 5 सालों के अंदर इसने जो दक्षिणी ध्रुव है उसके ऊपर पूरा का पूरा हिस्सा है वो जमा लिया था। तो इस बीमारी की वजह से, इस वायरस की वजह से, पशुओं की बीमारी की वजह से 90% जो मवेशी थे, जो पशु जानवर थे, उनकी जो मृत्यु थी वो हो गई थी। पशुओं को ख़त्म हो जाने से अफ्रीकन को रोजी रोटी के साधनों को ख़त्म हो गए थे। अपनी सत्ता को और मजबूत करने और अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहाँ के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकार ने बचे खुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए थे। बचे खुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का बेहतर मौका हाथ है वो लग गया था। अब अफ्रीका के लिए मुख्य जो संसाधन था लोगों के लिए वो पशुओं की माध्यम से या मवेशियों के माध्यम के द्वारा उनकी रोजी रोटी वो चलाई जाती थी। तो जिस वजह से ये पशु है वो मर रहे थे, उनके द्वारा अफ्रीकियों की जो रोजी रोटी थी, उनकी जो कार्यप्रणाली थी वो छीनी जा रही थी। और अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए जितनी भी औपनिवेशिक ताकतें थी, उन्होंने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए और अफ्रीका के लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए या कि काम करवाने के लिए उन्हें जो भी मकान मालिक थे, बागान के मालिक थे और औपनिवेशिक सरकारों ने जितने भी बचे खुचे हुए पशु थे उनको अपने कब्जे में लेना वो शुरुआत है वो कर दी थी। और जिससे क्या हुआ कि जितने भी पशुओं के संसाधन थे उसके ऊपर जो यूरोपियन देश थे उनके द्वारा सभी के सभी अफ्रीका के पशुओं के ऊपर जो उनको अपने कब्जे में लेने के बाद अफ्रीका को अपने गुलाम बनाने की जो प्रकृति थी वो अपना ली गई थी। यानी कि
पूरी तरह से कंगाल करने की जो अफ्रीका के लोगों को जो रणनीति थी औपनिवेशिक ताकतों ने बना ली थी, जिसके द्वारा औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा उनको अफ्रीका के लोगों को काम पर लगाया वो जा सकता था। 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणामों की ही ऐसी और कहानियाँ देखी जा सकती है। इसी के अंतर्गत 19वीं सदी के अंतर्गत पश्चिमी देशों के द्वारा आक्रमण और विजय के द्वारा उन पे काफ़ी हिस्सों पर कब्जा वो कर लिया था। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, किस तरीके से जो बाहर से श्रमिकों के द्वारा उनको ले जाया जाता था उनके बारे में बताया गया। भारत से अनुबंधित श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया में विविधता को प्रतिबंधित करता है। यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों की में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के रूप में नए रूपों में ईजाद है वो दुनिया में हुई थी। यानी कि लोगों की आय वृद्धि और अन्य संसाधनों के कारण भारत से अनुबंधित जो कर्मचारी थे, जो लोग थे, उसको दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रतिबंधित करने के बाद उनको भेजा जाता था और कायम करवाने के लिए दूसरी देशों के द्वारा उनको, चाहे वो गरीबी में आय में वृद्धि रही हो, चाहे वो भारतीय मजदूरों की, चाहे कोई और समस्या रही हो, किसी न किसी वजह से उनको तकनीकी माध्यम के द्वारा या उत्पीड़न के नए रूप के द्वारा दूसरे देशों में भेजा वो जाता था। क्योंकि जिस तरीके से अफ्रीका के जो लोग थे उनको काम पर लगाया जाता था, उसी तरीके से भारत के श्रमिकों को भी काम पर लगाने के लिए जो रणनीति थी वो अपनाई जाती थी। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बगानों, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजना में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों की खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट से ले जाया जाता था। इन अनुबंधों में यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बगान में 5 साल काम करेंगे तो वे स्वदेश अब लौट सकते थे। यानी कि भारतीय श्रमिकों को काम करवाने के लिए उनके ये सबसे महत्वपूर्ण था कि उनके लिए जो कंडीशन है वो लगाई जाती थी। भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बगानों, सड़कों और सड़क निर्माण, रेलवे निर्माण के काम करवाने के लिए दूसरे देशों में ले जाया जाता था और उनको ले जाने के बाद या उनको ले जाने की प्रक्रिया के दौरान उनके साथ एक खास एग्रीमेंट है वो किया जाता था। यानी कि एग्रीमेंट ये होता था कि जब तक कोई भी मालिक जो श्रमिक है वो मालिकों के साथ 5 साल तक काम कर लेंगे तभी उनको अपने स्वदेश जो वापस लौटने की जो नीति थी उनके द्वारा उनको वापस है वो भेजा वो जा सकता था। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। तो भारत के जो ये श्रमिक थे वो अधिकतर मात्रा में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, भारत और तमिलनाडु के सूखे, यहाँ जो पैदावार सबसे कम होती थी, उन्हीं के द्वारा इन इलाकों से अनुबंधित कर्मचारियों को विदेश है वो भेजा जाता था। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे थे, कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे। जिस तरीके से 19वीं शताब्दी के बाद इन इलाकों में जो चेंजिंग है वो देखे जा सकते हैं। भारी बदलाव आ रहे थे जिसमें जो छोटे उद्योग थे वो समाप्त है वो हो रहे थे। ज़मीनों का भाड़ा बढ़ गया था, खानों और बगानों के लिए ज़मीनों को साफ़ किया जा रहा था। यानी कि इनको श्रमिकों को भेजने के लिए सबसे मुख्य कारण था कि ज़मीनों का भाड़ा बढ़ा हुआ था। खानों और बगानों के लिए जो ज़मीनों को साफ़ करने के लिए ज़्यादा साफ है वो किया जा रहा था। इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। बेबंटाई पर ज़मीन तो ले लेते थे लेकिन उनका भाड़ा नहीं चुका पाते थे और उन पर कर्ज चढ़ने लगा था। काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़ रहे थे। यानी कि उनको काम करवाने के लिए जिस तरीके से अफ्रीका के अंदर लोगों को मजबूर है वो किया गया था, रीडर जो नामक जो बीमारी फैलने की वजह से, उसी तरीके से ही भारत के जो श्रमिक थे उनके ऊपर जो भाड़ा है वो बढ़ाया जा रहा था, जिसकी वजह से भाड़ा न चुकाने की वजह से उन पर कर्जा है वो चढ़ने लगा था। और सीधी सी बात है, जब कर्जा चढ़ रहा था वो काम की तलाश में जो घर छोड़ने के लिए मजबूर है वो हो रहे थे। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियन द्वीप समूह जिसमें त्रिनाद, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी में ले जाया जाता था। तमिल अप्रवासी सिलोन तथा मलाया जाकर काम करते थे। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागान में काम करवाने के लिए ले जाया जाता था। तो जिसमें मुख्य रूप से लोगों को भेजा जाता था, भारत के अनुबंधित जो कर्मचारी थे उनको कैरिबियन द्वीपों में मुख्य रूप से त्रिनाद, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी में ले जाया जाता था।
और जितने भी तमिल के अप्रवासी थे उनको सिलोन में ले जाकर काम करवाया जाता था। और काफ़ी सारे कर्मचारियों को तो या अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय के बागानों में काम करवाने के लिए ले जाया जाता था। जैसे आपको पता है कि असम के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में जो चाय है वो उसका जो प्रोडक्शन कार्य है वो होता है। मज़दूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट तय करते थे, एजेंटों को कमीशन है वो मिलता था। तो जिस तरीके से इस कार्य प्रणाली को अपनाने के लिए जो एजेंटों के रूप में काम है वो लिया जाता था, यानी कि एजेंट है वो कमीशन के तौर पर यह कार्य करते थे, उनको इस कार्य के बदले कमीशन है वो दिया जाता था। बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव में होने वाली उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए भी इन अनुबंधों को मान लेते थे। एजेंट सी भावी अप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारी देते थे। कहा जाता है कि यात्रा के क्या साधन होंगे, क्या काम करवाना होगा, क्या नई जगह पर काम पर जीवन के हालात होंगे, इन्हें बार बार इन्हीं सारी जानकारी दी जाती थी। बहुत सारे अप्रवासियों को तो यह भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी सुंदर यात्रा पर जाना है। अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता तो उन्हें एजेंट उसका अपहरण है वो कर लेते थे। यानी कि जो एजेंटों के द्वारा इनको जो मज़दूरों को काफ़ी अधिक मात्रा में जो लालच है वो दिया जाता था, यानी कि इनको गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचाने के लिए जो अनुबंध है वो करवाए जाते थे, जिसमें एजेंटों के द्वारा इन अप्रवासी लोगों को फुसलाने की जो जानकारी थी वो झूठी वो दी जाती थी। यानी कि उनको कहाँ पे जाना है, संसाधन क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलेगी, क्या काम करना होगा, नई जगह पर काम करने के लिए जीवन के लिए कैसे हालात है वो बनेंगे। तो इनको एक तरह से फुसलाकर या नए नए सपने दिखाकर, क्योंकि ये मजबूर थे, इनकी जो गरीबी की व्यवस्था थी वो काफ़ी अधिक मात्रा में इनमें फैली हुई थी, तो उस स्थिति का फ़ायदा उठाकर एजेंट इनको झूठी जानकारी देने के बाद इनको फंसाया जाता था और इनको अप्रवासियों को लोगों को या तो मना लिया जाता था या किसी भी तरीके से जो कर्मचारी होते थे वो अनुबंध के लिए राजी नहीं होता था, तो कई बार इनको एजेंटों के द्वारा उसका जो अपहरण है वो कर लिया जाता था। 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का नाम दिया है। बगानों में कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि जैसे भी उम्मीद कर रहे थे वैसे हालात नहीं है। नई जगह की जीवन तथा कार्यस्थिति कठोर थी और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को नहीं थे। इसके बावजूद मजदूरों ने भी ज़िंदगी बसर करने के अपने तरीके ढूंढ निकाले। बहुत सारे तो भाग कर जंगलों में ही चले गए थे। तो जिस तरीके से ये व्यवस्था बनाएगी तो उसे नई दास प्रथा का नाम है वो दिया जाता है, जिसमें उस मज़दूरों को वहाँ कार्यस्थल स्थिति पर जाने के बाद उनको पता चलता था कि जो एजेंटों द्वारा बात जो कही गई है वो वास्तविक रूप से कहीं दूर है और इनको जो इनकी कार्यस्थिति होती थी उनमें काफ़ी अधिक मात्रा में कठोर जो स्थिति वो बनाई जाती थी और बड़े इनको दयापूर्ण स्थिति के अंदर रहना पड़ता था। इनके सारे कानूनी अधिकार छीन लिए जाते थे और मज़दूरों को सिर्फ वहीं ज़िंदगी जीने के लिए बेबस है वो छोड़ दिया जाता था। वो सारी की सारी व्यवस्था जहाँ एजेंटों द्वारा अपनी लालच में बनाई जाती थी। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो उन्हें भारी सज़ा दी जाती थी। बहुतों ने अपने पुराने और नई संस्कृति का संरक्षण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्म व्यक्ति के रूप में खोज लिए थे। त्रिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सव मेले का रूप है वो दे दिया जाता था। तो जो भागने की कोशिश करते थे मजदूर उनको पकड़ लिया जाता था और पकड़ने के बाद उनको काफ़ी सारी सज़ा वो गंभीर सज़ा वो दी जाती थी। और जिस तरीके से काफ़ी लोगों ने तो ये जो रहने के लिए अपने आप को ढाल है वो लिया था। तो इस तरीके से जो वहाँ की व्यवस्था थी उसके माध्यम के द्वारा जो सामूहिक कुछ उत्सव या कुछ सम्मेलन भी होते थे उसमें काफ़ी जो अपनी ये जुलूस के रूप में निकालने के लिए जो इकट्ठे वो होते थे, जिसमें त्रिनाद के अंदर मुहर्रम के अंदर ये जुलूस है वो निकालते थे। इस मेले को होसे नाम है वो दिया जाता था, जिसमें सभी धर्मों तथा नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। इस प्रकार राफ्ताफारियावाद नामक विद्रोही धर्म जिसे जमैका के रेगे गायक बॉब मेले ने ख्याति के शिखर तक पहुंचाया था, में भारतीय प्रवासियों तथा केरवाई द्वीप समूह के बीच इस संबंधों की झलक देखी जा सकती है। त्रिनादाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय प्रवासियों की भाव पहुंचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्ति का उदाहरण है। सांस्कृतिक समागम के ये स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंग है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग स्थानों की चीज़ें आपस में घुल जाती थी, उसकी मूल पहचान और विशेषताएं गुम हो जाती थी और बिल्कुल नया रूप सामने तो आता था।
तो काफ़ी सारी मात्रा में जो ये जुलूस वगैरह निकाले जाते हैं, जिसमें हम इनका जो उसका जो उत्सव वो देख सकते हैं। जिस तरीके से इस मेले का एक आयोजन किया जाता था, उसे होसे जो नाम दिया जाता था, जिसमें सभी मजदूर और धर्मों के जो लोग हैं वो हिस्सा लेते थे। और इसी के तरीके से जो जमैका के रेगे जो गायक है मार्क मार्वे, उन्होंने भी एक विद्रोह धर्म था वो अपनाया था, जिसे रास्ता फारियाबाद कहा जाता था। और काफ़ी सारे भारतीय और कैरिबीय द्वीपों के समूह के बीच में इन जो इस विद्रोही धर्म के मामले में इन दोनों में जो रिलेशन है वो देखी जा सकती है। इस तरीके से काफ़ी ये जो वैश्विक जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी, जो लोग जहाँ रहते थे वहाँ उत्सव और संस्कृति के माध्यम से अपने आप को उन चीज़ों में समायोजित करने के बाद उसमें मेल मिलाप बढ़ा लिया जाता था। और उनकी जो विशिष्ट पहचान थी, जिस धर्म और जिस देश के नागरिक थे, वो उनकी जो विशेषताएं थी वो गुम है वो हो जाती थी। ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक एक समाप्त होने जाने के बाद ही वापस नहीं लौटे थे, तो वापस लौटे में उनमें से अधिकांश केवल कुछ समय यहाँ बिताकर फिर अपने ठिकानों पर वापस चले गए। इस कारण इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्या आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार वी.एस. नायलान का नाम सुना है? इनमें से कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट खिलाड़ी शिव नारायण चंद्रपौल या रामनरेश सरवन का नाम भी सुना होगा। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि इनके नाम हम भारतीय जैसे क्यों? इसकी वजह यही है कि वे भारत से गए अनुबंधित मजदूरों के वंशज है। यानी कि जो भारतीय जो श्रमिकों के द्वारा जो अनुबंध के आधार पर ले जाया जाता था, वो काफ़ी साल वहाँ, या तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे वो जो लौट आते थे, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे वो लौटने के बाद वापस वहीं चले जाते थे। यानी कि अपना बिजनेस व्यापार भी कुछ समय के बाद वहाँ देखे जा सकते, उन्हें शुरुआत है वो कर दी थी। काफ़ी सारे दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो भारतीय समाज के लोग हैं, उनका जो संबंध है वो भारतीय से पाया जा सकता है, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता वी.एस. नायलान का आपने नाम सुना होगा। क्रिकेट खेलते तो क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ के जो खिलाड़ी हैं शिव नारायण चंद्रपौल और नामनरेश सरवन है, इनका नाम भारतीय समाज से जुड़ा हुआ या रिलेटेड इस तरीके से माना जा सकता है, क्योंकि वहाँ के जो इनके जो पूर्वज थे वो कहीं ना कहीं अनुबंध के आधार पर वेस्ट इंडीज जो दक्षिण अफ्रीका कैरिबीय द्वीप समूह में गए थे, और वहीं वहाँ जो रचने बसने के बाद उन्होंने व्यापार या वहीं उन्होंने परमानेंट है वो शुरू कर वो रहना कर दिया था। 20वीं सदी के शुरुआती सालों से ही हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस बात का विरोध करने लगे थे। उनके राय में यह बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। इसी दबाव के कारण 1921 में इसे ख़त्म कर दिया गया, लेकिन बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंध मजदूरों के वंशज कैरिबीय द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। वहाँ के लोग उन्हें कुली मानते थे और उनके साथ कुली जैसा बर्ताव करते थे। नायलॉन के कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में विक्षोभ और परायेपन के इस एहसास को खूब है वो देखा जा सकता है। अब जिस तरीके से ये 20वीं शताब्दी के अंदर इन लोगों के द्वारा जो प्रथा जो अपनाई गई थी, इनका काफ़ी सारा इन्होंने विरोध है वो किया था, और ये जो व्यवस्था अपनाई गई थी वो काफ़ी सारी मात्रा में अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। और इस व्यवस्था को 1921 में आते आते समाप्त है वो कर दिया गया था। लेकिन बाद में कई दशकों बाद भी भारतीय समूह के जितने भी ये नागरिक थे, उनके साथ एक कुली का कार्य ही वहाँ कैरिबीय द्वीप के समूह स्थानीय लोगों के द्वारा भारतीय समूह के लोगों के साथ जो बर्ताव है वो कुली के रूप में किया जाता था। यानी कि कुली मतलब कि वो कार्य करने के लिए भारत से उन कैरिबीय द्वीप समूह के अंदर वहाँ गए थे, तो इसके माध्यम से वहाँ स्थानीय लोग उनको कुली मानते थे, और काफ़ी सारी मात्रा में उनके साथ व्यवहारिक जो व्यवहार है वो कुली और नौकर जैसा किया जाता था। और जैसा कि नायलन के कुछ प्रारंभिक उपन्यास, उसमें इस बात का खूब जो झलक है वो देखी जा सकती है, जिस तरीके से उनके साथ जो व्यवहारिक स्तर है वो अपनाया जाता था। अब आगे है कि विदेश में भारतीय उद्यम किस तरीके से भारत के अंदर विदेशी जो इंडस्ट्री थी वो स्थापित की गई थी, और किस तरीके से उनका जो स्तर है वो अपनाया गया था। विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ तथा फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। बड़े बागानों के लिए तो बाजार और पैसों से बैंक का लिया जाता था, लेकिन छोटे किसानों को क्या होता, जिस तरीके से जो बड़े किसान या जमींदार थे उनका तो पूंजी उनके पास होती थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि जो छोटे किसान थे उनका किस तरीके से उनका जो व्यवहारिक स्तर है वो देखा जा सकता है। यहीं से देशी साहूकार और महाजन दृश्य में आते हैं। क्या आपने शिकारीपुरी शराफ टटुई
कोटोई चटियारों के बारे में सुना। ये बहुत सारे बैंकरों व्यापारियों में से वे थे, वो मध्य और दक्षिण पूर्वी एशिया में निर्यातमुखी खेती के लिए कर्जे देते थे। इनके लिए वे या तो अपने जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्जा लेते। उनके पास दूर दूर तक पहले पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धतियाँ होती थी, यहाँ तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों के खिलाफों के देशी स्वरूप भी विकसित है वो कर लिए थे। यानी कि जो बड़े होते थे उनके पास तो काफ़ी सारी मात्रा में जो धन है वो होता था, और वो अपना दैनिक चीज़ों का प्रयोग है वो इन पूंजी के माध्यम से कर सकते थे। लेकिन जो छोटे जमींदार, जो छोटे किसान होते थे, जिनके पास पैसा नहीं होता था, उनके लिए क्या था, तो उनके लिए जो महाजन और जो बड़े साहूकार थे, जो बड़े जमींदार थे, उनके माध्यम से उनसे पैसा है वो लिया जाता था। तो इस तरीके से जो व्यवसायिक संगठनों के माध्यम से जो पैसा लगाने के लिए जो प्रक्रिया थी छोटे किसानों के लिए, वो इन उद्योगपतियों के द्वारा बड़े लोगों जमींदारों से जो प्रक्रिया वो अपनाई जाती थी। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी पहुंचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे जा निकले। 1860 के दशक में उन्हें दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल लिए थे। इन दुकानों से सैलानियों को आकर्षण स्थानीय और विदेशी चीज़ें मिलती थी। यहाँ एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ने वो लगी थी। अब जिन माध्यम से ये व्यवस्था अपनाई गई थी भारतीय व्यापारी के अंदर, ये व्यवस्था थी अफ्रीका से भारतीय व्यापारी के अंदर भी आ गई थी, जिसके अंदर जो सिंधी व्यापारी थे वो उपनिवेशिक माध्यम के द्वारा बाहर से इस प्रक्रिया को अपनाया जाता था। और 1860 के दशक में आते आते दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पीरियम थे वो बड़े जमींदारों द्वारा खोल लिए गए थे, जिसके माध्यम के द्वारा जो व्यवस्था अपनाई गई थी जिसके व्यापारिक और कारोबार के लिए, वो काफ़ी सारी मात्रा में ये जो व्यवस्था थी वो विकसित हो गई थी। और काफ़ी सारे लोग जलपोतों के माध्यम से सैलानियों की दृष्टि से इस व्यवस्था को अपनाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए या व्यापारिक स्तर के ऊपर वो सैलानी है वो आने वो लग गए थे। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। इसी कारण वहाँ के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की सुरक्षा करे। यानी कि लोगों के जिस तरीके से यूरोपीय देशों का निर्यात अब किया जाता था, उसके माध्यम के द्वारा औद्योगिकरण के बाद जो ब्रिटेन के कपास का उत्पादन है वो बढ़ने लगा था। और इसी के माध्यम के द्वारा उद्योगपतियों ने सरकार के ऊपर दबाव डाला कि वो जो कपास का जो आयात उसके ऊपर रोक लगाई और जितने भी स्थानीय जो उद्योग है उनकी सुरक्षा वो करें। फलस्वरूप ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिए गए थे। वहाँ महीन भारतीय कपास का आयात है वो कम होने लगा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो भारतीय कपड़ा जो उद्योग था वो काफ़ी अधिक मात्रा में जो प्रभावित है होने लगा, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में जो सीमा शुल्क है उसके ऊपर टैक्स है वो लगा दिया गया था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ब्रिटेन कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़ों के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे थे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाज़ारों में बेदखली हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों से को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा था। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़ों के निर्यात में लगातार गिरावट का ही रुझान दिखाई देता है। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1815 में घटकर 15% रह गया। 1870 तक तो यह अनुपात केवल 3% है वो रह गया था। अब जिस तरीके से भारत से जो निर्यात किया जाता कपड़े का, वो सीमा शुल्क माध्यम के द्वारा कपड़ा है वो उस पर टैक्स लगाने की वजह से रोक दिया गया था, और जिसकी वजह से जो भारतीय जो कपड़ा उत्पादक थे वो दूसरे देशों के अंदर अपने बाजार वो देखने लगे थे, दूसरे देशों में अपना जो कपड़ा वो भेजने लगे थे। और सीमा शुल्क की वजह से ही जो बेदखल हो जाने के बाद जो भारतीय कपड़ा था वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अंदर जो कमज़ोर है वो पड़ने लग गया था। यानी कि इसमें कंपटीशन है वो देखा गया था, जिसके अंदर अगर हम अध्ययन करें तो लगभग इस जो सूती कपड़े का निर्यात है उसका रुझान है वो बिल्कुल है वो गिर गया था। लगभग 1800 के आसपास जो निर्यात के लिए सूती कपड़े का जो प्रतिशत 30 था वो 1815 में घटकर 15%, और 1870 के आसपास इसका जो कुल हिस्सा था वो 3% है वो रह गया था। तो फिर भारत ने किन चीज़ों का निर्यात किया, आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाट्य कहानी सामने। निर्मित कपड़ों का निर्यात घटता जा रहा था।
उतनी ही तेज़ी से कच्चे मालों का निर्यात है वो बढ़ता जा रहा था। यानी कि जिस तरीके से ये चीज़ों का निर्यात वो किया जाता था, उसके माध्यम के बाद एक जो चेंज है, नट के चेंज है, वो देखा जा सकता था, जिसमें काफ़ी सारे कच्चे चीज़ों या मालों का निर्यात है वो बढ़ता जा रहा था। 1812 से 1871 के बीच कच्चे माल का निर्यात 5% से बढ़कर 35% तक पहुंच गया था। यानी कि कच्चे मालों के रूप में जो व्यवस्था थी वो 5% से बढ़कर 35% इसमें बढ़ोतरी है वो देखी जा सकती है। कच्चे मालों के रूप में कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाली नील का भी कई दशकों तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा था। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, 1820 के दशक में चीन से भारी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा था। कुछ समय तक तो भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा सबसे ज़्यादा रहा। ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उसे चीन को निर्यात वो कर देती थी। अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले में चीन से ही चाय और अन्य दूसरे पदार्थों का आयात है वो किया जाता था। तो इसी के अंदर कपड़ों की रंगाई करने के लिए जो नील का जो प्रोडक्शन था, निर्यात था, वो काफ़ी सारी मात्रा में होता रहा था। और जिस तरीके से हमने लास्ट कक्षा में पढ़ा है कि जो अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा था, जिसके अंदर भारतीय जो निर्यात है वो काफ़ी सारी मात्रा में अफीम के अंदर जो एक्टिव हो रहते थे, और ब्रिटिश सरकार के द्वारा अफीम की खेती करवाई वो जाती थी, जिसे चाइना के अंदर निर्यात है वो कर दिया जाता था, और बदले में उनसे जो चाय और दूसरे पदार्थ को आयात है वो किया जाता था। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादन की बाढ़ ही आ गई थी। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्य व कच्चे पदार्थों का निर्यात किया जाने लगा। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज़्यादा होती थी। ब्रिटेन के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की व्यवस्था में रहता है। इसका अर्थ यह है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा रहता है। ब्रिटेन इस मुनाफे के सारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करते हैं। इनमें एक देश के मुकाबले दूसरे देशों को होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कर ली जाती है। ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद करते हुए भारत ने 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक अहम भूमिका है वो निभाई थी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंतर्गत काफ़ी अधिक मात्रा में जो ब्रिटिश औद्योगिक में जो बाढ़ है भारतीय बाज़ारों के अंदर देखी जा सकती है, जिसमें काफ़ी सारे खाद्य और कच्चे मालों का निर्यात है वो ब्रिटेन के अंदर किया जाता था। और ब्रिटेन से जो माल भारत में तैयार होकर भेजा जाता था उसकी जो कीमत होती थी, वो जो भारत से भेजा गया जो माल होता था उसकी कीमत से उसकी ज़्यादा कीमत रखी जाती थी। और इसकी कीमत रखने की वजह से क्या होता था, इस व्यवस्था को जो व्यापार अधिशेष की व्यवस्था कहा जाता है। व्यापार इसका मतलब ये है कि हमेशा से ही जो व्यापार किया जाता है उसके अंदर जो फ़ायदा है वो ब्रिटेन को ही होता है, और उससे पहले ब्रिटेन जो दूसरे देशों के साथ व्यापार घाटे की जो भरपाई है वो व्यापार घाटा में जो नुकसान है वो उठा रहा था, उसकी जो भरपाई ब्रिटेन के द्वारा है वो कर ली जाती थी। और इस तरीके से जिसके अंदर किसी दो देशों के बीच में जो व्यापारिक घाटा हो रहता है वो तीसरे देश के द्वारा उसकी पूर्ति वो कर ली जाती थी। तो ये जो व्यवस्था अपनाई जाती थी भारत के अंदर, ब्रिटेन की जो व्यवस्था अपनाई जाती थी, जिसके द्वारा जो व्यापारिक घाटा दूसरों देशों के साथ ब्रिटेन को होता था उसकी जो भरपाई थी वो ब्रिटेन भारतीय बाजार या भारतीय व्यापार के द्वारा वो उठा रहा था। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उसे तथा कथित होम चार्जेस का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रिटेनी अफसरों और व्यापारी द्वारा अपने घरों में भेजी गई निजी रकम, भारतीय भारी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रिटानी अफसरों को पेंशन है वो मिलती थी। यानी कि इन चीज़ों के माध्यम से जो होम चार्जेस है, जो देशी खर्चे होते थे, जिनके द्वारा उसका जो फ़ायदा है वो उठाने की कोशिश है वो की जाती थी। यानी कि भारत के व्यापार से जो ब्रिटेन को जो फ़ायदा होता था उससे जो उसके खर्चे होते थे, जो नॉर्मल खर्चे होते थे, उनका निपटारा वो किया जाता था, जिसमें ब्रिटिश अफसरों और व्यापारियों द्वारा जो भेजी गई रकम होती थी उसके द्वारा जितने भी ब्रिटेन के जो अफसर होते थे उनको पेंशन है इस व्यापारिक घाटे से उसकी पूर्ति है वो की जाती थी। यानी कि इस तरीके से मान सकते हैं कि जो हमेशा जो व्यवस्था अपनाई जाती थी वो ब्रिटेन के पक्ष में व्यापार के माध्यम से वो अपनाई जाती थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, आज का वीडियो आपका यहीं समाप्त होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो है वो पसंद आया होगा। इसमें दी गई जानकारी और दी गई लेक्चर डिलीवर करने के बाद आपको पूरा समझ में आया होगा।
तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें स्टडी विद दीपक को, और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ साथ प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें। जो दूसरे बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे वीडियो, इसे लाइक करें, इससे दूसरे बच्चों से अपना मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कराएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।